नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की सेंचुरी आज। प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम शुरू होगा। 1 लाख बूथों पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री, सांसद अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड है और इस दौरान प्रधानमंत्री देशवासियों को क्या संदेश देते हैं, इसके लिए देशवासी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का, जिसमें वो भारत की तरक्की में योगदान देने वाले लोगों का जिक्र करते हैं, और आज इस खास कार्यक्रम का 100वां एपिसोड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज, और इसके माध्यम से बड़ा संदेश देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री साझा करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है, इससे जुड़ा भी संदेश प्रधानमंत्री देंगे आज इस कार्यक्रम के जरिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मन की बात के प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। 11 बजे ये जो एपिसोड है वो प्रसारित होगा और करीब 30 मिनट के इस प्रोग्राम का पहले एपिसोड की अगर हम बात करें तो 3 अक्टूबर 2014 को आया था। उसके बाद लगातार ये हर महीने की आखिरी रविवार को इसका एपिसोड लाइव किया जाता रहा है। इसके साथ ही आज इस एपिसोड की बात करें या 100वें प्रधानमंत्री के मन की बात करें तो खासा जो तैयारियां हैं वो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है और केंद्र सरकार की ओर से की गई है। रेल मंत्रालय ने मन की बात के कार्यक्रम को खास बनाने के लिए देश भर के अलग अलग जो रेलवे स्टेशन है वहां पे QR कोड लगाया है, यानी कि अब रेल यात्री इसे स्कैन कर आसानी से मन की बात की कार्यक्रम को सुन सकते हैं। इसके अलावा देश के हर बड़े स्टेशन पर टीवी स्क्रीन लगाया गया है जहां पे मन की बात की कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देश के अलग अलग जो राज्य है वहां पे जो राज्य भवन है वहां पे मन की बात सुनवाने का जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। इसमें वहां के जो राज्यपाल के अलावा उस शहर के करीब 200 से ज्यादा जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उन लोगों को भी बुलाया जाएगा वहां पे जिन लोगों का नाम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में पिछले अगर हम एपिसोड की बात करें उसमें अन्य एपिसोडों में किया है, उनको भी बुलाया जाएगा। सबसे खास बात है कि संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी कहीं ना कहीं 100वां एपिसोड लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और यूएन में भारत के मिशन ने कहीं ना कहीं इसको ट्वीट किया है और ये भी कहा है कि इस ऐतिहासिक पल के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों से कहा गया है कि वो इसके लिए मन की बात सुनने के लिए विशेष इंतजाम करें और ये सोर्सेस यही बताते हैं कि करीब 1000 से ज्यादा लोगों को कहा गया है कि सभी सांसद और जो विधायक हैं हजारों की संख्या में लोगों के साथ बैठे और इस विशेष प्रसारण को सुने। और सबसे खास बात है कि हर वर्ग के लोगों को शामिल करने का इसमें निर्देश दिया गया। तो निश्चित रूप से 100वें एपिसोड को भव्य बनाने के लिए जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं किया गया है और इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय तक मन की बात को किस तरीके से पहुंचाना है। खासतौर पर 100वें एपिसोड की बात करें तो देश की करीब 2150 जगहों पर प्रसारण सुनवाने का इंतजाम किया गया है। खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के इलाकों की बात करें तो इसके साथ ही मदरसा और दरगाहों जैसी जगहों पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 4 से 5 लाख अल्पसंख्यकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बिल गेट्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस 100वें एपिसोड को लेकर कहीं ना कहीं बधाई दी है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो 100वां एपिसोड है वो कहीं ना कहीं होने जा रहा है और देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री मन की बात को संबोधित करते हैं तो मन की बात के जरिए देश को संबोधित करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री अक्सर मन की बात के जरिए अपनी विचारों को रखते हैं देश के समक्ष, तो देखना होगा कि आज बिल्कुल 100वें एपिसोड के जरिए क्या खास संदेश दिया जाता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज। कर्नाटक के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस दौरान प्रचार प्रसार करेंगे
चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कोप्पल, रायचूर, कलबुर्गी, बीदर में चुनाव प्रचार होगा। मन की बात कार्यक्रम भी सुनेंगे सीएम योगी। तालोक स्टेडियम, गंगावती को पप्पल में सुनेंगे कार्यक्रम। चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज कर्नाटक के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां इससे पहले निकाय चुनाव के लिए ताबड़तोड़ तूफानी दौरे उनके, और इसी के साथ आज वो कर्नाटक के दौरा करेंगे। इससे पहले भी कर्नाटक के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं। तो लगातार स्टार प्रचारक के रूप में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक में चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। और इस दौरान आज सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ये महत्वपूर्ण दौरा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, खास दौरा कर्नाटक का सीएम योगी आदित्यनाथ का। इससे पहले भी तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं। जुबानी जंग में कल प्रधानमंत्री की तरफ से देखिए कहा गया है कि ये जितनी मर्जी चाहे मुझे गाली दे ले, जनता इनको सजा देगी। और ऐसे में कांग्रेस को लेकर लगातार हमलावर प्रधानमंत्री भी नजर आए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ खास रहेगा? है इससे पहले 2 दिन पहले भी वो कर्नाटक के दौरे पर गए, चुनाव प्रचार किया था। आज एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री जाएंगे तो वहां की जनता को सीधे तौर पर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रहा डबल इंजन की सरकार की वजह से। हालांकि कहा जाता है कि जो तिकड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये जहां भी चुनावी प्रचार करती है तो निश्चित तौर पर वहां का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चाह रहे थे कि लगातार की ज्यादा से ज्यादा रैलियां जो हैं, जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां लगाई जाएं। आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। 3 जिलों में जो है बाकायदा पूरी रणनीति के साथ पहुंचेंगे, जिसमें से जो कोप्पल है, रायचूर है और कलबुर्गी, ये 3 जिले होंगे जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और यहाँ पर जनसभाएं करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में क्या कुछ रहा, साथ ही साथ डबल इंजन सरकार रही, उसके फायदे क्या रहे, ग्लोबल समिट से क्या फायदा हुआ, इसके अलावा अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, इन तमाम चीजों को लेकर के आज जाएंगे। साथ ही साथ देखा जा रहा है इस समय कि जो चुनावी माहौल में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, कांग्रेस लगातार हमलावर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री बोलते हैं तो अच्छों का मुंह बंद हो जाता है। उनकी जो जवाब देते हैं तो उनको सुनने वाले लोग चाहते हैं कि वो जवाब दें। तो निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री जो होंगे, दिग्गजों के प्रचार का प्रभाव किस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। आज प्रयागराज प्रवास पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सुबह 11 बजे ऋषिकुल विद्यालय सिविल लाइन में सुनेंगे कार्यक्रम। सुबह 11:45 पर राष्ट्रीय टंडन सेवा केंद्र में जनसभा। अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। कई अन्य जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो आज प्रयागराज के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और इसी के साथ कई बड़े कार्यक्रम भी उनके निर्धारित हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा आज मुरादाबाद और अमरोहा के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सुबह 11 बजे बीजेपी चुनाव कार्यालय बिलारी में सुनेंगे कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे हाईवे रिजॉर्ट गजरौला अमरोहा में करेंगे संगठनात्मक बैठक। तो खास दौरा भूपेंद्र चौधरी का, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निकाय चुनाव को लेकर वो बड़े दौरे कर रहे हैं। संगठनात्मक बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने का प्रयास किया जा रहा है। और आज अमरोहा और मुरादाबाद का ये खास दौरा भूपेंद्र चौधरी का। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद माजिद हमारे साथ जुड़ गए अमरोहा से। माजिद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज डिप्टी सीएम का खास दौरा, किस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे डिप्टी सीएम के हों या फिर भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं, संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पहले?
जी बिल्कुल ऋतु, मैं बता दूं आज अमरोहा में जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम है 1 बजे, आज अमरोहा पहुंचेंगे और हाईवे रिसोर्ट में सभी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और उनको जो है जीत के लिए मंत्र देंगे। बता दूं उसके अलावा जो है गजरोला नगर पालिका में जो है एक जनसभा करेंगे। अवंतिका पार्क है, उसको लेकर जो वहां से बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी बनाई है एम सिंह आर्य की पत्नी कमलेश आर्य के लिए वहां एक जनसभा करेंगे और जनसभा में उनको जो है जिताने के लिए वोटरों से अपील करेंगे। बता दूं जिस तरह से निकाय चुनाव का बिल्कुल बचा है और बिल्कुल बचने के बाद लगातार बीजेपी कहीं न कहीं एक्टिव मोड में दिखती, लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है और लगातार वो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हैं, लगातार एक दूसरे जनपद में जाते हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। देखा जा रहा है क्योंकि 4 मई को अमरोहा में मतदान होना है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अमरोहा जनपद में लगातार बीजेपी के 2 मंत्री डटे हुए हैं। क्योंकि बता दूं यहाँ पर दानिश आजाद मंत्री पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो है आज जो है सूबे के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भूपेंद्र चौधरी अमरोहा बिल्कुल देखिए, जनसंपर्क के माध्यम से भी कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े प्रचार प्रसार को और ज्यादा रफ्तार देने का प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया माजिद, नजर बना के रखिएगा। कर्नाटक के मंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान न्यूज 1 इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। अमित शाह का कर्नाटक में रोड शो शुरू हो चुका है, उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्नाटक का मैंगलोर इलाका है वहाँ पर अमित शाह का रोड शो शुरू है। कर्नाटक की सड़कों पर लगातार जो लोग हैं वो अमित शाह का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अमित शाह को भी कहीं ना कहीं ये महारत हासिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले की रिपोर्ट में बताया कि वो रोड शो, चुनावी रैलियाँ और जो जनसभाएं होती हैं उसमें खड़े होकर वो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज समझने का वो काम करते हैं। सर, आपको महारत हासिल है, जनता की नब्ज पढ़कर आप बता लेते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के लिए कल अपशब्द बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। आपको लगता है कि गांधी परिवार की सहमति के बिना इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है? देखिए, जब कांग्रेस ने नेताओं ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ चुनकर आई है और मोदी जी के समर्थन में जनता और मजबूती के साथ खड़ी है। कीचड़ में जितने कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। आज सर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक 91 बार गाली दी है। अब तक आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक उनको 91 बार गाली दी है। जी यही कहता हूँ, जितनी बार गाली देंगे उतनी बार हम मजबूत बनकर बाहर। सर राहुल गांधी ने यहाँ पर फ्री की योजनाओं की बौछार कर दी है। आपको लगता है कि उसका कोई असर होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो फ्री की योजनाएं हैं उनकी निजी गारंटी है। राजनीति में निजी गारंटी का क्या मतलब होता है? देखिए, फ्री योजनाएं उन्होंने गुजरात में भी दी थी, मणिपुर में भी दी थी, त्रिपुरा में भी दी थी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दी थी, हर जगह हारे। जनता समझती है कि जनता के कल्याण का काम कौन कर रहा है। तो चलिए, जो अमित शाह हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो कर्नाटक का चुनाव है उसमें वो निश्चित चुनाव जीतेंगे। और जहां तक राहुल गांधी की फ्री की योजनाओं की बात है तो कई प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर वो लोग फ्री योजनाएं लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को अभी तक किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी का जो रोड शो है लगातार जारी है और जो अमित शाह ने दावा किया है वो देखना होगा कि चुनावों के बाद जब वोटों की गिनती होगी किस तरीके से उनके जो बयान हैं वो सही साबित होंगे। कर्नाटक के मंगलुरु से कैमरामैन अतुल त्यागी के साथ अनुराग चड्ढा, न्यूज़ 1 इंडिया।
पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार को 10 साल की सजा मिली है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं सजा सुनते ही मुख्तार अंसारी और अफजाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, जबकि अफजाल कोर्ट में मौजूद था। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गैंगस्टर का ये पूरा मामला 16 वर्ष पुराना है। मुख्तार और अफजाल के गैंग चार्ट में दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला शामिल है। ये वक्त वक्त की बात है। वक्त जब होता है तो एक पत्ता भी बिना पूछे हिलता नहीं, तब सब कुछ मन मुताबिक होता है, चाहे वो किसी के लिए अच्छा हो या बुरा। जब वक्त बेवफा हो जाए तो वफादार कोई नहीं रहता। एक वक्त था जब पूरा सिस्टम पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, पूरे अंसारी परिवार के लिए वफादार हुआ करता था। लेकिन एक वक्त अब आया तो उसी सिस्टम ने पूरे अंसारी परिवार को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों पर हुई कार्रवाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वर्ष 2007 में विधायक कृष्णानंद राय के हत्याकांड को लेकर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उस दौरान कहा गया था कि AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार के 400 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें विधायक कृष्णानंद राय के साथ उनके सहयोगियों की मौत हुई थी। लगातार इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। करीब 15 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे प्रकरण पर अपना फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना एमपी एमएलए कोर्ट ने लगाया है। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की बात करें, जो कि बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं, उनको 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए, ये गैंगस्टर का मुकदमा जो है 2007 में थाना मोहम्मदाबाद में कायम हुआ था। इसमें जो है एक तो 29/11/2005 को जो स्वर्गीय कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, और एक मामला जो है रुकता अपहरण कांड भेलूपुर वाराणसी का था। ये 2 मुकदमा जो है विधायक मुख्तार अंसारी पर था और अफजाल अंसारी पर एक मुकदमा था कृष्णानंद राय का। इसी दोनों मुकदमे को लेकर एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज क्या हुआ है सर कोर्ट में? आज तो यही कि मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय द्वारा जो है 10 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया है। और माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय सांसद अफजाल अंसारी साहब को 4 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्या इसके लिए आपने जमानत या इस तरह की अर्जी के लिए अपील की है? देखिए, अब हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायपालिका से हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील फाइल करेंगे और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका से माननीय उच्च न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए। सर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी देर बाद चूँकि फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, केवल सुनाना था केवल इनको, इतनी लेट क्यों हुआ? इसका क्या कारण लगता है? क्या कोई कार्रवाई चल रही थी कोर्ट में या नहीं? देखिए, माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जो है ये फैसला 2 पार्ट में सुनाया गया है। पहले 1 बजे मुख्तार अंसारी को, 3 बजे अफजाल अंसारी को सुनाया गया है। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों को अलग अलग फैसला सुनाया गया है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के विरुद्ध जो गैंगस्टर का मुकदमा था, उसमें आज फैसला आना था। मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला आया है, उनको 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा मिली है। अब उनकी लोकसभा सदस्यता जानी तय है।
इसके साथ ही पूर्वांचल में एक सियासी परिवार की सियासत से लेकर बाहुबल का फिलहाल के लिए खात्मा हो गया। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को उस खता के लिए सजा दी गई है जिसकी शुरुआत अंसारी बंधुओं ने की थी। नागरिक होने के नाते हमें थोड़ा फैसला का इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन मुख्तार पे जो फैसला आया है, मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि जो शिखा उस समय हमारे पिताजी की काटी गई थी अपराधियों द्वारा जो मौके पे मौजूद थे, आज उस शिखा का मान बढ़ाते हुए जो हमारे जैसे हर नवयुवक ने अपने सर पे रखा है, आज उसका शिखा का मान यहाँ के न्यायपालिका ने बढ़ाया है। और मैं पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आशीर्वाद उन्होंने मेरे पे और मेरे माता जी पे बना रखा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्हीं के मनोबल और उन्हीं की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आज इन अपराधियों का खात्मा इस प्रदेश से हो रहा है। अभी तक जो फैसले आए हैं, मेरा मानना है कि जो शिखा उस समय काटी गई उसका मान रखा है न्यायपालिका ने, और एक शिखा एक व्यक्ति की नहीं काटी गई थी, एक पूरे समाज की काटी गई थी। आज वो शिखा, आज मेरे सर पे भी वो शिखा है, तो उसका मान बढ़ाने के लिए मैं न्यायपालिका के दिल से गहराइयों से नहीं, माफिया मुक्त, देखिए जिस माफियाओं के खिलाफ एक योगी इस प्रदेश का लगे हुए हैं पूजनीय महाराज जी, ये प्रदेश पूरा माफिया मुक्त हो जाएगा। आने वाले समय में आपको साल भर के बाद एक माफिया शब्द जैसे विलुप्त हो जाएंगे और एक राम राज की स्थापना होने जा रही है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। मैं कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। पिछले सरकारों में ये गुंडे माफिया आतताई के रूप में काम करते थे और इनका केवल पैसा था लोगों से धन उगाही करना। आज यही गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है, या तो ये गुंडे माफिया जेल में है या आसमान में है। मैं एक बार पुनः कोर्ट को और महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। सियासी अदालत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और वो साल था 2002, जिसने मुख्तार के जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कई गवाह मुकर गए थे। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया था। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन कहते हैं ना, गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिलती है। मुख्तार को सजा मिली। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और सभी अपराधियों में कड़ी पैरवी कर रहे हैं। सभी अदालतों में लग करके हमारे अभियोजन के वकील लगातार लगे हुए हैं और अपराधियों में आज कानून का भय है। मुख्तार अंसारी को आज जिस प्रकार से 10 वर्ष की जो सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है, ये बदलते नए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है और ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के ऊपर ये माफियाओं का रसूख इस प्रकार का होता था कि पूर्व में इनके खिलाफ गवाह पलट जाते थे, गवाह गवाही नहीं देते थे, न्यायालय इनके मामलों को सुनने से इनकार कर देते थे इनके खौफ के कारण से। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ दी गई, इनको उसके साथ ही साथ मिट्टी में मिलाने का जो कार्य सरकार कर रही है, आज उसी के तहत इनका जो आतंक था वो आतंक से लोग बाहर निकल रहे हैं। न्यायालय इनको सुन रहा है, गवाह इनकी गवाही दे रहा है इनके खिलाफ और आज इनको सजाएं भी हो रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये माफिया बिल्कुल पूरी तरीके से जमींदोज ही कर दिए जाएंगे।
योगी सरकार ने कसा शिकंजा। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक 96 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। पंजाब की जेल से यूपी लाया गया था मुख्तार। एक मामले की सुनवाई के चलते मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया था। वो काफी समय वही था। यूपी में सत्ता बीजेपी के हाथ आने के बाद मुख्तार यहाँ आना नहीं चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान चली। मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। पूर्वांचल में रहा मुख्तार का दबदबा। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। तभी से वो जेल में बंद है। पहले गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेज दिया गया। मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। कुछ लोगों के लिए थी रॉबिन हुड की जैसी छवि। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा रहा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मऊ के लोगों का कहना है कि सिर्फ दबंगई ही नहीं, बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। अंसारी परिवार के लिए पूर्वांचल में बोलती थी तूती। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके फौज में नाना ब्रिगेडियर, तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूंछों वाला विधायक आज भले ही व्हील चेयर के सहारे हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज किया जा चुका है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। परिवार का गौरवशाली इतिहास। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरुओं में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान रहा। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अबन अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। नाना थे नौशेरा युद्ध के नायक। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 1947 के जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि उस खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। पिता थे बड़े नेता, तो चाचा रहे उपराष्ट्रपति। खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। बेटे ने किया देश का नाम रोशन। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते भी। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खराब चेहरा बना दिया और अब यही चेहरा जो कईयों के लिए कुख्यात रहा, अब जेल में कैद रहेगा। 4 साल की सजा का ऐलान होने के वहीं कृष्णानंद राय के परिवार की अगर हम बात करें, कृष्णानंद राय की पत्नी ने न्यायालय का धन्यवाद दिया है। वहीं बेटे ने पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बेटे ने कहा कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया होता तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय पहले ही पूरे प्रकरण को लेकर परिवार को न्याय मिल गया होता। वहीं देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में
मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के सजा के ऐलान के बाद तमाम सियासी दल और सियासी नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा गया, न्यायालय ने सुना और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी हाई कोर्ट में MP MLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। बाद अफजाल अंसारी की सांसदी जाना